दोस्तों, अगर टर्की भारत से कंपटीशन करते हुए एमका, आईएनएस विक्रांत या फिर भारत की एचएसटीडीवी परियोजना, इन सब को बीट करने के हिसाब से या इनकी बराबरी करने के लिए अपने घरेलू लेवल पर प्रोजेक्ट चलाता है तो ये टर्की के लिए बहुत अच्छी बात होगी। ये टर्की के फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं क्योंकि ये सारे हथियार फ्यूचरिस्टिक हथियार हैं और भारत ने डेवलप किए हैं खुद के बूते। इससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो अगर इनको लेकर कोई भी कंपटीशन की भावना टर्की के मन में है तो यकीनन वो काफ़ी हेल्दी होगी उसके लिए। लेकिन अगर S-400 को लेकर किसी तरह का कोई कंपटीशन भारत से करने की कोशिश करता है टर्की, तो यकीन मानिए ये टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। जी हाँ, आप जानते हैं कि पहले चाइना ने S-400 खरीदे रशिया से, उसके बाद टर्की ने खरीदे। इन्हें डिलीवरी भी मिल चुकी है। टर्की की बात बताऊं तो वो डिप्लॉय हो चुके हैं, ऑपरेशनल हो चुके हैं। टर्की ने S-400 का टेस्ट F-16 के अगेंस्ट भी लिया। लेकिन दोनों देशों के ऊपर यानी चाइना और टर्की के ऊपर अमेरिका द्वारा कटसा प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। लेकिन जब भारत को S-400 की डिलीवरी होती है उसके बाद भारत को वेवर देने के लिए स्पेशली अमेरिका की तरफ से कानून लाए जाते हैं। अब इन सबको देखते हुए टर्की के पेट में मरोड़ होना स्वाभाविक सी बात थी। टर्की कई अलग अलग मंचों से भारत के खिलाफ घेराबंदी कर चुका है और अमेरिका के ऊपर दबाव डालने की नाकाम कोशिश कर चुका है कि S-400 को लेकर भारत के ऊपर कटसा प्रतिबंध लगाए जाएं। अगर आपने हमारे ऊपर लगाए हैं, हमें F-35 देने तक से इनकार कर दिया, तो भारत भी इसके लिए डिजर्व करता है और भारत के ऊपर कैसा प्रतिबंध आप लगाइए। लेकिन आप जानते हैं कि भारत की पोजीशन बहुत अलग है अमेरिका की नज़रों में और अमेरिका को भारत की काफ़ी ज़रूरत है। इस वजह से भारत को स्पेशल वेवर देने के लिए कानून वगैरह वहाँ पर लाए गए हैं। लेकिन अब इसी कंपटीशन को एक स्टेप आगे बढ़ाने जा रहे हैं एर्दोगान। और एर्दोगान ने, मैं आपको बता दूं कि सेकंड बैच S-400 का ऑर्डर किया है रशिया को और बहुत जल्द उनकी डिलीवरी भी शुरू होने वाली है। इसके बाद क्या होगा इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। आप कुछ वीडियो देखिए। Former and present are ashamed of what's happening here. Turkey is the real problem here. And I would be having a real lockdown conversation with Erdogan and letting him know that he's going to pay a heavy price for what he has done. Now, pay that price. What I think we should be doing is taking a very different approach to him now, making it clear that we support opposition leadership. So I'm very concerned about it. I'm very concerned about it. But I'm still of the view that if we were to engage more directly like I was doing with them, that we can support those elements of the Turkish leadership that still exist and get more from them and embolden them to be able to take on and तो ये देखा आपने जो बाइडन ने एर्दोगान के लिए क्या क्या कहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो बाइडन ने ये जो स्पीच दी है और जो मैंने आपको बताया है, ये जो बाइडन ने तब कहा था जब वो राष्ट्रपति नहीं थे। कहने का मतलब वो राष्ट्रपति बनने से पहले ही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा दुश्मन टर्की को मानते थे और टर्की जो कुछ भी कर रहा है कुर्दिश लोगों के खिलाफ, उसको लेकर जो बाइडन खासे चिड़े हुए थे और काफी उम्मीदें जताई जा रही थी कि जैसे ही जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे उसके तुरंत बाद सबसे पहला उनका निवाला टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ही बनने वाले हैं। लेकिन एर्दोगान की किस्मत काफ़ी अच्छी थी कि दुनिया भर में इतने सारे क्राइसिस हुए, इतने सारे युद्ध एक साथ चल रहे हैं कि जो बाइडन उसमें व्यस्त हो गए। पहले अफगानिस्तान में हुए, उसके बाद रशिया यूक्रेन में, उसके बाद ताइवान चाइना, और इन सब के चलते टर्की के ऊपर वो विशेष ध्यान दे नहीं पाए। वरना उन्होंने खुद कहा था, आपने सुना भी वीडियो में, कि टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के खिलाफ वो इतनी घेराबंदी करने वाले हैं कि इसके लिए वो टर्की के अंदर मौजूद अपोजिशन को सपोर्ट देने वाले हैं। और अपोजिशन तो आप छोड़ दीजिए, जो टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का तख्ता पलट करना चाहते हैं, इस तरह के एलिमेंट्स को भी वो समर्थन देने की बात वीडियो में कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब टर्की के ऊपर काटसा प्रतिबंध लगाए गए उस समय भी टर्की की किस्मत बड़ी अच्छी थी क्योंकि उस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और डोनाल्ड ट्रंप एर्दोगान के खास मित्र थे। जब अमेरिका ने अपनी सेना सीरिया से वापस बुलाई, इसके लिए भी बताया जाता है, कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एर्दोगान के कहने के अनुसार ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला लिया था और अपनी सेना की वापसी करवाई थी। और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का इस इलेक्शन में हारना तय था, जो बाइडन के नए राष्ट्रपति बनने का रास्ता पूरा साफ हो गया था, इस वजह से टर्की ने ही डोनाल्ड ट्रंप से आग्रह किया कि आप अपना पद छोड़ने से पहले हमारे ऊपर कटसा प्रतिबंध लगा दीजिए, जो कि काफ़ी मामूली होंगे, जिससे टर्की को कोई खास नुकसान नहीं होगा। अगर आप प्रतिबंध हम पर नहीं लगाते और ये सारा काम आप जो बाइडन के ऊपर छोड़ देते हैं और जो बाइडन राष्ट्रपति बन जाने के बाद S-400 को लेकर टर्की के ऊपर कटसा प्रतिबंध लगाते हैं, तो वो बहुत ही खतरनाक होंगे, जिससे टर्की की चीखें निकलनी तय थी। इस वजह से आनन फानन में डोनाल्ड ट्रंप ने टर्की के ऊपर कटसा प्रतिबंध लगा दिए। तो जो बाइडन को ऐसा कुछ भी करने का मौका अभी तक मिला नहीं है। लेकिन अब टर्की चूंकि नेटो का सदस्य होने के बावजूद S-400 का फॉलो ऑन ऑर्डर प्लेस कर रहा है, सेकेंड बैच इसका मंगवाने की कोशिश कर रहा है
तो यकीन मानिए ये टर्की के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। इसके बाद जो बाइडन पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे टर्की के ऊपर एक्शन लेने के लिए, और टर्की ये सब चीज़ें नहीं करता अगर टर्की का राष्ट्रपति कोई और होता, लेकिन एर्दोगान स्पेशली इन सब के लिए जिम्मेदार हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि एर्दोगान सहित पूरी टर्की को इसकी बहुत भारी कीमत पे करनी होगी। ये जो नया S-400 खरीदने के लिए प्लानिंग की जा रही है टर्की द्वारा, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगा इनके लिए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा, ये ताबूत के लिए बिल्कुल आखिरी कील साबित होगी। जो बाइडन इसके बाद बिल्कुल बिफरने वाले हैं, और उसके बाद जिस तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे टर्की के ऊपर, ये कल्पनाओं से भी परे होंगे। और इस तरह के प्रतिबंध लग जाने के बाद टर्की की अर्थव्यवस्था, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन जा चुकी है, ये कई गुना और डाउन जाएगी। टर्की की करेंसी लीरा, जो कि रिकॉर्ड स्तर तक गिर चुकी है, इसे और गिराने का काम जो बाइडन करने वाले हैं। वैसे ही कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि कैटसा प्रतिबंधों के बावजूद टर्की अपने TB2 ड्रोन्स के लिए कई सारे पार्ट्स अमेरिका और यूरोपियन देशों से खरीदता रहा, बिल्कुल इनकी जानकारी के बिना चुपचाप खरीद लेता था पार्ट्स, और इन्हें असेंबल करके अपना TB2 ड्रोन बना लेता था। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सारे पार्ट्स इन अलग अलग कंट्रीज से टर्की खरीदता है, उसके बाद उन्हें असेंबल करके TB2 ड्रोन बनाए जाते हैं। TB2 ड्रोन जो कि इस समय टर्की के लिए सर्वाधिक इंपॉर्टेंट हथियार है। इससे वो खुद तो ताकतवर हो ही रहा है, साथ ही इन्हें बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहा है। तो इन सब के ऊपर बहुत बड़ी चोट होने वाली है अमेरिका द्वारा। अगर टर्की S-400 का दूसरा बैच खरीदता है तो उसके बाद समझ लीजिए TB2 ड्रोन भी पानी के भाव जाएगा। इससे वो आगे बढ़ा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके लिए जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट वगैरह हैं या बाकी के जो सब सिस्टम्स हैं जो कि टर्की दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है, उन सबको लेना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और सीधे सीधे बर्बादी की ओर टर्की बढ़ जाएगा। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।